गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारी ये जो क्लास है इसमें हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। ठीक है, अब सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस होता क्या है? जो हम लोगों ने इनहेरिटेंस का पैटर्न देखा था, मेंडलिज्म जो हम लोगों ने स्टडी किया है, ठीक है, जनरली कोई भी जीन है या कोई भी क्रोमोसोम है उसका इनहेरिटेंस जो है मेंडलिज्म के अकॉर्डिंग ही होता है। ठीक है, अब सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस जो है ये बेसिकली शो क्या करता है, स्पेसिफिक जीन्स होते हैं या ये कहना चाहिए कि स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो किसी एक सेक्स के लिए पर्टिकुलर होते हैं। जैसे कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो सिर्फ फीमेल्स के लिए पर्टिकुलर होते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो सिर्फ मेल्स के लिए स्पेसिफिक होते हैं। ठीक है, उसी तरीके से देयर आर सर्टेन डिजीजेस जो कि X और Y क्रोमोसोम के लिए पर्टिकुलर होते हैं। ठीक है, अब ये जो सर्टेन डिजीजेस हैं, ठीक है, ये डिजीजेस के जो जीन्स होते हैं, ठीक है, ये या तो X क्रोमोसोम के ऊपर होते हैं या फिर Y क्रोमोसोम के ऊपर होते हैं। ठीक है, तो जब गैमीट फॉर्मेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, ठीक है, तो गैमीट फॉर्मेशन और फर्टिलाइजेशन के टाइम पर जिस तरीके से इनहेरिटेंस होता है उस बेसिस पे ये डिसाइड होता है कि किसी भी इंडिविजुअल को कोई पर्टिकुलर जेनेटिक डिजीज़ होगा कि नहीं होगा। अब इसको जेनेटिक डिजीज़ क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जीन्स के वजह से हो रहा है, इसीलिए हम लोग इसको जेनेटिक डिजीज़ बोल रहे हैं। ठीक है, अब ये जो जेनेटिक डिजीजेज है मोस्टली देखा गया है कि X क्रोमोसोम से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, और इनका जो लोकस होता है यानी कि इनकी जो पोजीशन होती है ये मोस्टली X क्रोमोसोम के ऊपर ही होती है। Y क्रोमोसोम के ऊपर बहुत ही रेयरली देखा गया है कि कोई डिजीज़ का जीन प्रेजेंट हो। ठीक है, तो सेक्स लिंक्ड डिजीजेस जो होते हैं बेसिकली क्योंकि X क्रोमोसोम के ऊपर होते हैं तो इनको हम लोग कई बार X लिंक्ड डिजीजेस भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो X लिंक्ड डिजीजेस हैं, ठीक है, हम लोगों को हमारे सिलेबस के हिसाब से दो तरीके के सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस या दो तरीके के X लिंक्ड डिजीजेस के बारे में पढ़ना है। ठीक है, पहला डिजीज है हीमोफीलिया और दूसरा डिजीज है कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, ये दो X लिंक डिजीजेस के बारे में हमको अपने सिलेबस के हिसाब से स्टडी करना है। फर्स्ट इज हीमोफीलिया एंड सेकंड इज कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग हीमोफीलिया को डिस्कस करते हैं। ठीक है, हीमोफीलिया को दूसरे नाम से भी बुलाया जाता है, इसको कहा जाता है ब्लीडर्स डिजीज। ठीक है, हीमोफीलिया को क्या कहा जाता है? ब्लीडर्स डिजीज़ भी कहा जाता है। इसका रीज़न क्या है कि हीमोफीलिया एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पर कोई भी जो भी पेशेंट हो जिसको हीमोफीलिया है उसका जो ब्लड है वो कोएगुलेट नहीं कर पाता। ठीक है, तो ब्लड के अंदर क्योंकि कोएगुलेशन करने की हालत नहीं होती है, तो वो प्रोटीन्स नहीं होते हैं ब्लड के अंदर कि जिससे ब्लड कोएगुलेट कर सके। तो अगर कोई पर्सन जिसको हीमोफीलिया है, अगर उसके बॉडी पे छोटी सी कट भी लग जाए, जैसे कई बार हम लोग चाकू यूज़ कर रहे हैं, हल्का सा कट लग गया, या हम लोग कहीं कुछ काम कर रहे हैं, कहीं से लग के थोड़ी सी खरोच लग गई, कट गया, उसमें से थोड़ी देर 2 या 3 सेकंड खून बहता है, उसके बाद नॉर्मल पर्सन में खून बहना बंद हो जाता है। लेकिन जिसको हीमोफीलिया होगा उसके बॉडी में क्योंकि क्लॉटिंग फैक्टर्स रहते ही नहीं है तो ब्लड कोएगुलेट नहीं हो पाता है और छोटा सा भी कट जो है उसके लिए बहुत फेटल, बहुत हार्मफुल हो जाता है। कंटिन्यूसली उस कट में से क्या होगा, खून बहते जाएगा और अल्टीमेटली पर्सन की डेथ भी हो सकती है इससे। ठीक है, इसीलिए इस डिजीज़ को ब्लीडर्स डिजीज़ कहते हैं। ठीक है, अब हीमोफीलिया भी क्या है, एक X लिंक्ड डिजीज़ ही है। ठीक है, तो इसका जो ट्रांसमिशन होता है, ये जो डिजीज़ है इसका ट्रांसमिशन किसके थ्रू होता है? मोस्टली फीमेल्स के थ्रू ही होता है। ठीक है, अब ये जो ब्लीडर्स डिजीज़ है इसमें ऐसे कौन सी चीज़ों की कमी पड़ती है कि ब्लड कोएगुलेट करना बंद कर देता है? ब्लड क्लॉटिंग के लिए 2 फैक्टर्स होते हैं। ऐसे तो ब्लड क्लॉटिंग के लिए 16 से 32 फैक्टर्स की ज़रूरत होती है।
ठीक है। ये 16 से लेके 32 जो फैक्टर्स होते हैं ये सारे के सारे प्रोटीन बेस्ड होते हैं, ठीक है। तो इनमें से बेसिकली 2 फैक्टर्स जो है उनकी कमी के वजह से या उनकी एब्सेंस के वजह से हीमोफीलिया होता है। तो वी आर हैविंग फैक्टर 8 एंड वी आर हैविंग फैक्टर 9। तो फैक्टर 8 और फैक्टर 9 ये जो 2 सब्सटेंसेज हैं, 2 प्रोटीन्स हैं, इनकी एब्सेंस के वजह से किसी भी पर्सन को हीमोफीलिया होता है, ठीक है। अब फैक्टर 8 जो है दैट इज नोन एज एंटी हीमोफीलिया ग्लोब्यूलिन। फैक्टर 8 इज नोन एज एंटी हीमोफीलिया ग्लोब्यूलिन, यानी कि क्या है, ग्लोब्यूलर प्रोटीन है, नाम से ही समझ आना चाहिए। और फैक्टर 9 जो है दिस इज नोन एज प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो इन दोनों फैक्टर्स की जब कभी भी एब्सेंस होती है ब्लड के अंदर तो पर्सन को हीमोफीलिया यानी कि ब्लीडर्स डिजीज़ जो है वो होगा, ठीक है। अब ये दोनों क्या है प्रोटीनेशियस है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि क्योंकि एक्स लिंक्ड जीन्स हैं ये लोग, ठीक है, एक्स लिंक्ड डिजीज़ है, तो मान के चलते हैं कि कोई पर्सन है, ठीक है, उसके अंदर ऐसा फॉल्टी क्रोमोसोम, फॉल्टी एक्स क्रोमोसोम आ गया है, ठीक है, जिसके अंदर ये जो दोनों फैक्टर्स के जीन्स हैं वो एब्सेंट है। तो अगर जीन नहीं है यानी कि डीएनए नहीं है, डीएनए नहीं है तो आरएनए नहीं बनेगा, और आरएनए नहीं है तो इवेंचुअली प्रोटीन भी नहीं बनेगा, ठीक है। तो वो जो जीन है फैक्टर 8 और फैक्टर 9 का जो जीन है उसके बेसिकली एब्सेंस के वजह से क्या होगा कि ये जो डिजीज़ है किसी पर्सन को होगा, ठीक है। अब इसका भी एक पैटर्न है इनहेरिटेंस का, ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कोई भी जो फीमेल है, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि फीमेल्स को हर बार हीमोफीलिया का डिजीज़ हो, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ जो है वो क्लियर करती हूँ। जनरली कोई भी जो डिजीज़ है, ठीक है, वो हमेशा होमोजाइगस कंडीशन में ज़्यादा इफेक्टिव होता है। होमोजाइगस मतलब कि अगर ये एक्स क्रोमोसोम से एसोसिएटेड डिजीज़ है तो अगर दोनों एक्स क्रोमोसोम्स जो हैं ये फॉल्टी हैं, ठीक है, तभी ये जो फीमेल है इसको डिजीज़ होगा, ठीक है। अगर दोनों एक्स क्रोमोसोम्स फॉल्टी है तभी जो फीमेल है उसको डिजीज़ होगा। अगर एक एक्स क्रोमोसोम फॉल्टी है और एक एक्स क्रोमोसोम नॉर्मल है, ठीक है, तब फीमेल क्या बन जाएगी, कैरियर, मतलब कि उसको खुद को तो हीमोफीलिया नहीं होगा, ठीक है, लेकिन वो उस जीन को कैरी करेगी और अपने आगे आने वाले जनरेशन को पास ऑन करती है, ठीक है। इसीलिए हम लोग ऐसी फीमेल को क्या कहेंगे, कैरियर कहेंगे, ठीक है। अब मेल्स की बात करते हैं हम लोग। मेल्स किस केस में डिजीज्ड या किस केस में कैरियर होंगे। मेल्स के पास प्रॉब्लम क्या है कि एक ही एक्स क्रोमोसोम है, ठीक है, और दूसरा वाई क्रोमोसोम है। तो अगर नॉर्मल एक्स क्रोमोसोम मिला देन तो मेल विल बी कम्प्लीटली नॉर्मल, ठीक है। लेकिन अगर गलती से मेल को जो है फॉल्टी क्रोमोसोम मिल गया, फॉल्टी एक्स क्रोमोसोम मिल गया, तो हेमीजाइगस कंडीशन होने पर भी मेल को डिजीज़ हो जाएगा, ठीक है। अगर एक फॉल्टी एक्स क्रोमोसोम मिला है, मेल्स के अंदर हेमीजाइगस कंडीशन है, तो हेमीजाइगस कंडीशन होने पर भी क्योंकि मेल्स के पास एक ही एक्स क्रोमोसोम है तो वो एक्स क्रोमोसोम जो है फुल फोर्स के साथ जो है एक्सप्रेस होगा, ठीक है, और ऐसे मेल को क्या हो जाएगा, डिजीज़ हो जाएगा। दिस टाइप ऑफ मेल विल बिकम डिजीज्ड, ठीक है। तो ये बेसिकली 3 कंडीशंस हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इनहेरिटेंस का पैटर्न जो है वो हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। कैसे देख सकेंगे हम लोग, मान के चलते हैं हम लोग कि कोई कैरियर फीमेल है, ठीक है, यानी कि इस तरीके का जीनोटाइप होगा, ठीक है। और अगर नॉर्मल मेल है,
ठीक है। तो इनके बीच में किस तरीके से क्रॉसेस हो सकते हैं? पॉसिबल क्रॉसेस हमारे पास बहुत सारे होंगे। ठीक है, x y x एंड x। ठीक है, इस तरीके के गैमीट्स बनेंगे। ठीक है, अब अगर हम लोग 1 बाय 1 क्रॉस करें तो x एंड x, x एंड y, फिर x एंड x, फिर x एंड y। तो यहाँ पे हमको 1:1:1:1 का प्रपोर्शन मिल रहा है। कैरियर फीमेल, डिजीज्ड मेल, नॉर्मल फीमेल एंड नॉर्मल मेल। ठीक है, तो क्या प्रपोर्शन आ गया? 1:1:1:1 का हमारे पास प्रपोर्शन आ गया। ठीक है, अब अगर हम लोग इसको उल्टा करके देखें, अगर नॉर्मल फीमेल हो और डिजीज्ड मेल हो, ठीक है, तो इसमें भी पैटर्न देखते हैं। ठीक है, x एंड x, x एंड y, x एंड x, x एंड y। ठीक है, तो इस तरीके से इसके अंदर पैटर्न दिखेगा। क्या हमको 2 कैरियर फीमेल्स मिलेंगी और 2 हमको नॉर्मल मेल्स मिलेंगे। 2 कैरियर फीमेल्स एंड 2 नॉर्मल मेल्स। तो 2:2 का हमको प्रपोर्शन दिखता है यहाँ पर। हो गया। चलो, अब अगर हम लोग देखें कि अगर दोनों ही पेरेंट्स डिजीज्ड हैं तब क्या होगा? डिजीज्ड फीमेल एंड डिजीज्ड मेल, है ना। तो डिजीज्ड फीमेल है तो उसके पास इस तरीके का कॉम्बिनेशन होगा और ये मेल का जीनोटाइप ऐसा होगा। तो चेकर बोर्ड बनाएं। ठीक है, x एंड x, ठीक है। तो इनके जो सारे ऑफस्प्रिंग्स होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? डिजीज्ड होंगे, क्योंकि दोनों ही पेरेंट्स डिजीज्ड हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बेसिकली हीमोफीलिया के अंदर इनहेरिटेंस का पैटर्न आता है। ठीक है, इसीलिए आजकल के डेट में जो साइंटिफिक कम्युनिटी है या जो डॉक्टर्स की कम्युनिटी है वो ये कहती है कि मैच मेकिंग के पहले, मतलब बिना सोचे समझे इधर उधर कहीं भी मैरिज के लिए, रिश्ता करने के लिए पहले अपनी एक जेनेटिक प्रोफाइल जो है हर पर्सन को बनानी चाहिए, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि उसकी शादी आज हो रही है, आज से 5 साल बाद हो रही है, लेकिन सबको अपना एक जेनेटिक प्रोफाइल जो है वो बनाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर आपके जेनेटिक प्रोफाइल में किसी भी हालत में कोई भी रिसेसिव जीन अगर रहा, डोमिनेंट है, तो वो तो आपके बॉडी पे पता चल ही जाएगा। अगर कोई भी रिसेसिव जीन किसी भी जेनेटिक डिजीज़ का रहा और आपको आपके सिग्निफिकेंट पार्टनर से भी उसी तरीके का रिसेसिव जीन मिला, तो जो आपकी होने वाली ऑफस्प्रिंग है उसको पक्का जेनेटिक डिजीज़ होगा। तो इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए, इस चीज़ से बचने के लिए जेनेटिक प्रोफाइलिंग करवाना जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो गया है आज के डेट में। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट हीमोफीलिया। अब हम लोग सेकेंड डिजीज़ को देखते हैं, दैट इज़ कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस जो है बेसिकली कलर ब्लाइंडनेस को रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि कलर ब्लाइंडनेस में 2 कलर्स जो है उनको
आइडेंटिफाई करने में या उनको देखने में जो है पर्सन को मुसीबत होती है, दैट इज़ द रेड एंड द ग्रीन कलर। ठीक है, जनरली कलर ब्लाइंडनेस जो है वो 3 कलर का होता है, एक होता है रेड का, एक होता है ब्लू का और एक होता है ग्रीन का। ठीक है, लेकिन ब्लू कलर का जो कलर ब्लाइंडनेस है वो बहुत ही रेयर होता है। ठीक है, बहुत ही रेयर होता है। ज़्यादा जो प्रिवेलेंट है या जो ज़्यादा नेचर में देखा गया है वो है रेड और ग्रीन कलर का कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, तो हम लोग ब्लू को अवॉइड करते हैं, हम लोग रेड और ग्रीन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब ये जो कलर ब्लाइंडनेस है, ठीक है, ये भी क्या है कि आपका एक्स लिंक्ड डिजीज़ ही है। ठीक है, एक्स क्रोमोसोम जो है अगर उसमें फॉल्टी जीन्स होते हैं तो उसकी वजह से बेसिकली ये डिजीज़ होता है। ठीक है, अब इस डिजीज़ में बेसिकली इशू क्या होता है, हमारे जो आइज़ हैं, हमारे आइज़ का जो रेटिना है, ठीक है, हमारे जो प्यूपिल्स है उसके अंदर क्या होते हैं, कोन्स होते हैं। ठीक है, मतलब कि पर्टिकुलर सेल्स होते हैं जिनका शेप जो है कोन्स के जैसा, आइसक्रीम का कोन होता है ना, वैसा होता है। ठीक है, तो ये जो कोन्स है दे आर प्रेजेंट ऑल ओवर इनसाइड आवर प्यूपिल। ठीक है, दे आर प्रेजेंट विद इन आवर रेटिना। ठीक है, तो ये जो कोन्स होते हैं ये हर लाइट के लिए अलग अलग कोन होता है। ठीक है, जैसे कि वाइट के लिए एक अलग कोन है, ब्लैक के लिए, ग्रीन के लिए, तो हर कलर के लिए जो वाइट लाइट में 7 कलर्स होते हैं। ठीक है, वाइट लाइट के जितने भी 7 कलर्स हैं सभी कलर्स के लिए सेपरेट कोन्स होते हैं। ठीक है, तो अगर इसमें से रेड और ग्रीन कलर के जो कोन्स हैं, ठीक है, वो प्रॉपरली ना बने या बने ही ना, तब उस केस में किसी पर्सन को रेड या ग्रीन कलर की कलर ब्लाइंडनेस जो है वो होती है। ठीक है, अब ये जो कलर ब्लाइंडनेस का डिजीज़ होता है ये रिसेसिव डिजीज़ है। ठीक है, ये क्या है, रिसेसिव कंडीशन में एक्सप्रेस होता है, रिसेसिव डिजीज़ होता है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या है कि कोई भी जो पेशेंट है वो रेड और ग्रीन कलर को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा, पहचान नहीं पाएगा। ठीक है, अब अगर होमोजाइगस कंडीशन होती है तो होमोजाइगस कंडीशन में ये जो डिजीज़ है ये लीथल नहीं होता। ठीक है, रिसेसिव डिजीज़ है, रिसेसिव कैरेक्टर है, ये उसके वजह से होता है, लेकिन होमोजाइगस कंडीशन में भी ये डिजीज़ बिल्कुल भी लीथल नहीं होगा। ठीक है, उसके अलावा बेसिकली ये जो डिजीज़ है, ठीक है, ये ज़्यादातर फीमेल्स में आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, सॉरी फीमेल्स में नहीं, ज़्यादातर आपको मेल्स में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, क्योंकि फीमेल्स में बिकॉज 2 एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं और 2 एक्स क्रोमोसोम्स यानी कि होमोलोगस है, तो होमोलोगस या होमोजाइगस कंडीशन में क्योंकि ये डिजीज़ लीथल नहीं है तो उतना ज़्यादा फीमेल्स को अफेक्ट नहीं करता, लेकिन क्योंकि मेल्स के पास एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है, ठीक है, तो रिसेसिव कंडीशन में होने की वजह से मेल्स में ये जो डिजीज़ है अपना फुल इफेक्ट जो है शो करता है। ठीक है, हेमीजाइगस कंडीशंस है, मेल में एक ही एक्स क्रोमोसोम है और एक्स क्रोमोसोम से एसोसिएटेड है ये डिजीज़, तो हेमीजाइगस कंडीशन में होने की वजह से मेल्स में सबसे ज़्यादा इफेक्ट शो करेगा ये वाला डिजीज़। ठीक है, तो अगर हम लोग परसेंटेज बेसिस पे बात करें, ठीक है, तो फीमेल्स के अंदर मेरे ख्याल से 0.4% जो है फीमेल्स में ये डिजीज़ होता है। ठीक है, बाकी 80% मेल्स के अंदर आपको ये डिजीज़ जो है इजीली देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, बिकॉज ऑफ हेमीजाइगस कंडीशन। ठीक है, अब डिपेंडिंग ऑन द कलर, ठीक है, कि कौन सा कलर किसी पर्सन को नहीं दिखता, डिपेंडिंग ऑन द कलर 3 तरीके का कलर ब्लाइंडनेस है, एक रेड कलर का, एक ग्रीन कलर का और एक ब्लू कलर का। ठीक है, तो जो रेड कलर का कलर ब्लाइंडनेस होता है, क्या हो गया, रेड कलर का जो कलर ब्लाइंडनेस होता है दैट इज नोन एज प्रोटानोपिया। ठीक है, रेड कलर के कलर ब्लाइंडनेस को प्रोटानोपिया बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद वी आर हैविंग ट्राइटानोपिया। ठीक है, ट्राइटानोपिया जो है दैट इज कलर ब्लाइंडनेस फॉर ब्लू कलर। ठीक है, एंड देन वी आर हैविंग ड्यूटेरानोपिया, that is the color blindness for
ग्रीन कलर, ठीक है। दिस इज ड्यूटेरानोपिया इज फॉर द ग्रीन कलर। तो 3 तरीके के कलर ब्लाइंडनेस, प्रोटानोपिया, ट्राइटानोपिया एंड ड्यूटेरानोपिया, ठीक है। तीनों अलग अलग कलर के लिए हैं। सबसे रेयर क्या है? सबसे रेयर है ब्लू कलर का कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। ब्लू कलर का कलर ब्लाइंडनेस सबसे रेयर होता है और सबसे जो इजीली एग्जिस्ट करता है दैट इज द रेड एंड द ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। अब इसको आइडेंटिफाई कैसे किया जाए, ठीक है। इसको आइडेंटिफाई करने के लिए कि किसी पर्सन को कलर ब्लाइंडनेस है या नहीं, इशारा कार्ड्स नाम का एक ऑपरेटस होता है, इशारा कार्ड्स, ठीक है। इशारा कार्ड्स जो होते हैं इसमें बेसिकली अलग अलग कलर के ना कार्ड्स होते हैं, ठीक है। मतलब कि ग्रीन, ब्लू और रेड के शेड के ही ना अलग अलग कार्ड्स होते हैं, ठीक है। तो वो जो है वो पर्सन को जो है कंटिन्यूसली डिस्प्ले किया जाता है, उसको पर्सन को, पेशेंट को सामने बैठा के उसको बार बार ना सक्सेशन में कार्ड्स को शो करते हैं, ठीक है। तो कौन सा कलर वो आइडेंटिफाई कर पा रहा है, कौन सा आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है, उस बेसिस पे ये डिसाइड किया जाता है कि इन तीनों में से कौन से टाइप का कलर ब्लाइंडनेस उस पर्सन को है, ठीक है। अब जनरली जिसको कलर ब्लाइंडनेस होता है तो उसको रेड कैसा दिखेगा या ग्रीन कैसा दिखेगा, ठीक है। ये चीज़ तो हम लोग भी नहीं समझ सकते अनटिल एंड अनलेस हम लोग उससे पूछे नहीं, लेकिन जनरली ये बताया जाता है कि किसी पर्सन को जिसको कलर ब्लाइंडनेस है उसको रेड या ग्रीन कलर या इनफैक्ट ब्लू कलर भी ना उसको कुछ समझ ही में नहीं आता है। मतलब ऑलमोस्ट ग्रेइश टाइप का या ब्राउनिश टाइप का उसको कुछ दिखता है तो वो मतलब ये तीनों कलर्स को ग्रे ही समझ के चलता है कि भाई ये ग्रे ही है। तो उस पर्सन को आइडेंटिफिकेशन ही नहीं हो पाता है क्योंकि उसकी आइज़ जो है उस चीज़ को परसीव ही नहीं कर पाती कि भाई ये रेड कलर है कि ये ग्रीन कलर है, ठीक है। तो उसको ये तीनों जो कलर है एक जैसे ही नज़र आते हैं, एक जैसे ही दिखते हैं, ठीक है। अब इसमें इनहेरिटेंस का पैटर्न जो है वो कैसे बनेगा? ठीक है, सेम चीज़ है। फीमेल्स में कैसे कैरियर बनेंगे, मेल्स में कैसे डिजीज बनेंगे। अगर फीमेल के एक एक्स क्रोमोसोम में डिफेक्ट है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी? कैरियर। अगर दोनों एक्स क्रोमोसोम में डिफेक्ट है तो डिजीज्ड, ठीक है। अब मेल्स के पास तो एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है और अगर उसके ऊपर भी डिफेक्ट है देन मेल्स जो हैं वो डेफिनेटली क्या हो जाएंगे? डिजीज्ड हो जाएंगे हेमीजाइगस कंडीशन में भी। फीमेल्स में अनटिल एंड अनलेस होमोजाइगस कंडीशन में जीन में डिफेक्ट नहीं होता तब तक फीमेल जो है डिजीज नहीं होगी। अगर होमोजाइगस कंडीशन में है डिफेक्ट तभी डिजीज्ड फीमेल होगी और अगर हेट्रो मतलब हेमीजाइगस कंडीशन है फीमेल्स में भी, मतलब सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम अफेक्टेड है तो ऐसी फीमेल कैरियर होगी। और मेल्स में अगर एक ही एक्स क्रोमोसोम है और अगर उसमें भी डिफेक्ट है तो मेल क्या हो जाएंगे? डिजीज्ड हो जाएंगे। तो पैटर्न देखते हैं हम लोग किस तरीके से इनहेरिटेंस होगा, ठीक है। अगर हम लोग देखें कि नॉर्मल मेल है, ठीक है, एंड कैरियर फीमेल है ना, ठीक है। इस तरीके से पैटर्न निकल के आएगा। एक्स और एक्स नॉर्मल फीमेल, एक्स और ये वाला एक्स ये क्या हो जाएगी? कैरियर फीमेल, ठीक है। एक्स एंड वाई नॉर्मल मेल,
ठीक है, एंड एक्स एंड ये वाला वाई, यानी कि ये क्या हो जाएगा, डिजीज्ड मेल। तो यहाँ पे क्या आपको पैटर्न दिख रहा है, 1:1:1:1 का दिखेगा पैटर्न। इस तरीके का पैटर्न हम लोगों को दिखेगा, ठीक है। अब अगर हम लोग नेक्स्ट कॉम्बिनेशन को देखें कि नॉर्मल मेल है, सॉरी कलर ब्लाइंड मेल है और अगर नॉर्मल फीमेल है, तब क्या होगा। डिजीज्ड मेल एंड नॉर्मल फीमेल। ठीक है, ये हो गया आपका डिजीज्ड मेल और ये नॉर्मल फीमेल। इनके बीच में जब क्रॉस होगा तो एक्स एंड एक्स, एक्स एंड एक्स, ओके, वाई एंड एक्स, नाउ वाई एंड एक्स। तो यहाँ पे हम लोग को 2:2 का रेशियो मिल रहा है। ये जो दोनों फीमेल्स हैं ये कैरियर हो जाएंगी और ये जो दोनों मेल्स हैं ये क्या होंगे, नॉर्मल। तो यहाँ पे रेशियो आ रहा है 2:2 का, ठीक है। अब अगर हम लोग तीसरा पैटर्न देखें, ठीक है, तीसरा पैटर्न देखें नॉर्मल मेल और डिजीज्ड फीमेल में। इस केस में हमको क्या मिल रहा है, फिर वही 2:2 का रेशियो मिल रहा है। 2 कैरियर फीमेल्स मिलेंगी और 2 डिजीज्ड मेल्स मिलेंगे। 2:2 का रेशियो इसमें भी निकल के आ रहा है, ठीक है। और अगर लास्टली फाइनली देखें कि अगर दोनों ही पेरेंट्स डिजीज्ड हैं, ठीक है, तब क्या होगा। ठीक है, अगर दोनों ही पेरेंट्स क्या हैं, डिजीज्ड है, तो यहाँ पे फिर वही 2:2 का पैटर्न, 2 डिजीज्ड फीमेल्स और 2 डिजीज्ड मेल्स, ठीक है। दोनों ही पेरेंट्स को अगर कलर ब्लाइंडनेस है तो 2 डिजीज्ड फीमेल्स और 2 डिजीज्ड मेल्स जो है इस तरीके से प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। तो ये जो है इनहेरिटेंस का पैटर्न है किसमें, कलर ब्लाइंडनेस के अंदर। तो ये 2 कौन से टाइप के डिजीजेस थे, पहला हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस, ये दोनों सेक्स लिंक्ड डिजीजेस हैं, एक्स क्रोमोसोम से एसोसिएटेड होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है ऑटोसोमल डिसऑर्डर, ठीक है। ऑटोसोमल डिसऑर्डर में जो डिसऑर्डर हमको पढ़ना है दैट इज थैलेसीमिया, ठीक है।
तो ऑटोजोम्स होते क्या हैं, दो तरीके के क्रोमोजोम्स होते हैं, एक ऑटोजोम्स होते हैं और दूसरे सेक्स क्रोमोजोम्स होते हैं, ठीक है। तो सेक्स क्रोमोजोम्स को छोड़ करके अगर किसी दूसरे क्रोमोजोम में कोई फॉल्टी जीन हो और उस फॉल्टी जीन के वजह से अगर किसी पर्सन को जेनेटिक डिफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है बॉडी में, तब उसको हम लोग बोलेंगे ऑटोजोमल डिसऑर्डर, ठीक है। तो ये जो डिसऑर्डर्स हैं ये भी जीन से रिलेटेड हैं, लेकिन ये सेक्स क्रोमोजोम से एसोसिएटेड नहीं है। ये भी जेनेटिक डिफेक्ट है लेकिन दे आर नॉट एसोसिएटेड टू द सेक्स क्रोमोजोम्स, दे आर एसोसिएटेड विद द ऑटोजोम्स, ठीक है। मतलब X और Y क्रोमोजोम को छोड़ करके बॉडी में बाकी जितने क्रोमोजोम्स होंगे उन्हीं किसी क्रोमोजोम्स में से एक क्रोमोजोम में डिफेक्ट होगा और उसके वजह से जब जेनेटिक डिजीज होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे ऑटोजोमल डिसऑर्डर, ठीक है। तो हमको एग्जाम्पल किसका लेना है, हम लोग को पढ़ना है थैलेसीमिया, ठीक है। अब ये जो थैलेसीमिया का डिजीज़ है ये एक हेट्रोजीनस ग्रुप ऑफ डिजीज़ है, मतलब कि बहुत ही लार्ज और बहुत ही वाइड पॉपुलेशन के अंदर जो थैलेसीमिया का डिजीज़ है वो फैला हुआ है, तो इसलिए हम लोग इसको हेट्रोजीनस ग्रुप में फैला हुआ बोल रहे हैं, ठीक है। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो बहुत ज़्यादा ये डिजीज़ फैल चुका है, बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंट है, ठीक है। अब इसमें बेसिकली होता क्या है, ठीक है। थैलेसीमिया में ये जो हेरिडिटी डिजीज़ है, ठीक है, ये होता है हीमोलिटिक एनीमिया के वजह से, ठीक है। ओके, इट इज़ बिकॉज ऑफ द hemolytic anemia that develops due to imbalanced synthesis of globin chains of hemoglobin, ठीक है। हीमोग्लोबिन जो प्रोटीन होता है जो ऑक्सीजन कैरी करने का काम करता है, ठीक है, उसमें बेसिकली 4 प्रोटीन के चेन्स होते हैं, ठीक है। टर्शरी स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का, इसमें 4 प्रोटीन के चेन होते हैं, 2 अल्फा प्रोटीन के होते हैं और 2 बीटा प्रोटीन के होते हैं, ठीक है। तो जब ये जो अल्फा और बीटा प्रोटीन का स्ट्रक्चर है, ठीक है, अगर यही स्ट्रक्चर फॉल्टी बने, ठीक है, तो ओवरऑल हीमोग्लोबिन का जो स्ट्रक्चर है वो भी इफेक्ट होगा, ठीक है। और हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर अगर इफेक्ट होगा, ठीक है, तो हीमोग्लोबिन की जो ऑक्सीजन कैरी करने की कैपेसिटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो अगर हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन ठीक से कैरी नहीं करेगा, ठीक है, तो पर्सन के बॉडी में हमेशा क्या है, ऑक्सीजन की कमी बनी रहेगी और उसके बॉडी में हमेशा लो एनर्जी लेवल्स जो है वो रहते हैं। अदरवाइज पर्सन जो है वो नॉर्मल रहता है लेकिन उसकी बॉडी में ऑक्सीजन की हमेशा कमी बनी रहती है, ठीक है, और हमेशा उसकी बॉडी में एनर्जी के जो लेवल्स हैं वो हमेशा कम रहेंगे, ठीक है। तो क्योंकि हीमोग्लोबिन ही फॉल्टी बना है यानी कि क्या है, ये भी एक तरीके का एनीमिया का ही फॉर्म है, ठीक है। जैसे कि अगर एक और एग्जांपल लें हम लोग, सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया जो है वो भी ऑटोजोमल डिसऑर्डर ही है, ठीक है। बस डिफरेंस क्या है कि सिकल सेल एनीमिया में आरबीसी का जो शेप है वो हंसिया के शेप के जैसा, सिकल के शेप के जैसा हो जाता है और यहाँ पे हीमोग्लोबिन फॉल्टी बनता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन फॉल्टी है तो ऑक्सीजन ठीक से कैरी नहीं कर पाएगा, ठीक है। अब ये जो हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में फॉल्ट आता है, ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या हो रहा है कि ग्लोबिन चेन्स का जो सिंथेसिस है वो प्रॉपर नहीं हो पाता है, ठीक है। तो इसके वजह से जो अल्फा और बीटा प्रोटीन के जो चेन्स रहेंगे वो एक दूसरे के साथ एसोसिएट नहीं हो पाते हैं, एक दूसरे से अलग अलग रहते हैं, फ्री रहते हैं, ठीक है, इनसॉल्यूबल हो जाते हैं, डिसॉल्व नहीं हो पाते, ठीक है, और एक प्रेसिपिटेट के जैसा कुछ सब्सटेंस बना लेते हैं। जैसे आप लोग केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल करते हो तो पीपीटीज बनते हैं, है ना, तो पीपीटीज आप लोग देखते हो कि उसका टेक्सचर कैसा होता है, तो वैसा ही कुछ प्रेसिपिटेट के जैसा जो है ये अल्फा और बीटा हीमोग्लोबिन के जो चेन्स होते हैं ये बना लेते हैं, ठीक है। अब ये जो प्रेसिपिटेट बनता है इसके वजह से आरबीसीज जो होते हैं, एरिथ्रोसाइट्स होते हैं, उनका लाइसिस यानी कि उनका ब्रेकडाउन हो जाता है, ठीक है। इसीलिए हम लोगों ने उसको क्या कहा, हीमोलिटिक एनीमिया कहा, ठीक है। हीमोग्लोबिन के अल्फा और बीटा चेन्स एसोसिएट नहीं हो पाते हैं, फ्री रहते हैं एक दूसरे से, दूसरे डायरेक्शन में फ्लोट होते रहते हैं, इनसॉल्यूबल हो जाते हैं। जनरली ये जो प्रोटीन्स होते हैं ये सॉल्यूबल होते हैं बॉडी में,
ठीक है, प्लाज्मा के अंदर सॉल्यूबल होते हैं, ठीक है, लेकिन क्योंकि फॉल्टी जीन है उस वजह से ये जो अल्फा और बीटा के चेन्स है ये इनसॉल्यूबल हो जाते हैं, एक प्रेसिपिटेट के जैसा बना लेते हैं, और ये जो प्रेसिपिटेट है ये क्या करता है, आरबीसीज यानी कि इरिथ्रोसाइट का ब्रेकडाउन कॉज करता है। इस वजह से हम लोग इसको क्या कह रहे हैं, हीमोलिटिक एनीमिया कह रहे हैं, ठीक है, समझ में आया। तो अब आरबीसी का ही ब्रेकडाउन हो जा रहा है तो भाई ऑक्सीजन कौन कैरी करेगा, इस वजह से इवेंचुअली क्या हो जाता है, पर्सन को एनीमिया हो जाता है, ठीक है। तो अगर ये जो जीन है ये होमोजाइगस कंडीशन में होगा तब फिर तो पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा फेटल हो जाता है। अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन में है तो फेटल नहीं होगा, लेकिन पर्सन को जो है एनीमिया उसके बॉडी में बना रहेगा। लेकिन अगर होमोजाइगस कंडीशन में है तो बहुत ही ज़्यादा प्रोनाउंस्ड इफेक्ट रहेगा इस डिजीज़ का और पर्सन के लिए इवेंचुअली फेटल हो जाता है। तो ऐसे केसेस में कई बार क्या होता है कि मान के चलो कि कोई इंडिविजुअल है, ठीक है, और अगर उसको होमोजाइगस कंडीशन में ये डिजीज़ है तो वो जो इंडिविजुअल है वो पैदा होने के पहले ही ख़त्म हो जाता है, मतलब कि फीटल स्टेज में ही बच्चा पास ऑन हो जाता है, बच्चा पैदा ही नहीं हो पाता। इतनी ज़्यादा बुरी हालत, इतनी ज़्यादा बुरी कंडीशन हो जाती है इसके अंदर, ठीक है। अब हेट्रोजाइगस कंडीशन में इसका इफेक्ट जो रहेगा वो माइनर रहेगा, पर्सन जी पाएगा, जिंदा रह पाएगा, लेकिन उसके बॉडी में हमेशा एनीमिया जो है बना रहेगा और हो सकता है कि टाइम टू टाइम उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाना पड़े बिकॉज ऑफ एनीमिया, ठीक है। तो इसमें बेसिकली अगर हम लोग क्रॉस बना करके देखें, ये 11AB का है, ठीक है, तो आपको फिल करना है पीरियोडिक असेसमेंट, पीरियोडिक असेसमेंट 01 का है ना, ठीक, ये एक हो गया और ये है हाफ ईयरली का, हाँ, और ये नंबर है, ठीक है, ये हिंदी का है। उसके बाद फिर पीरियोडिक का और हाफ ईयरली का मैडम के पास सबमिट है, ठीक है। मैथ्स का ले लेंगे, बायो का है, और ये तो नहीं लिखना है आपको, आप ये फ़ोटो खींच लेंगे, ठीक है, फ़ोटो खींच के सबमिट करें। कौन सा वाला नहीं लिखना है, मतलब 11 का जो है, जैसे कि इंग्लिश हो गया, इंग्लिश सबमिट नहीं किए हैं सर, मैं बता दी हूँ। फिर यहाँ पे बायो का कर लोगे, ठीक है, फिर केमिस्ट्री का, फिजिक्स का भी नहीं हुआ है जहाँ, अच्छा, तो जो आपके पास है उसका फ़ोटो खींच लो, फिर बाकी टीचर से मैं रिकॉर्ड कर रही थी, थोड़ा देर में 5 मिनट में करके, ठीक है ना, मैं यहाँ ज्योति के पास सबमिट कर देंगी, इसको आप रख लो, ठीक है, ठीक। और जिसका भी जो टीचर छोड़ेंगे, जैसे कि अभी मेरा है यहाँ पे ये पूरा ब्लैंक ही है, ठीक है, दिया ही नहीं है, कहीं भी कोई टीचर यहाँ पे कुछ लिख दिया और फिर छोड़ दिए हैं, तो आप उस टीचर से पर्सनली कांटेक्ट करके, ठीक है। तो अब अगर हम लोग इसमें क्रॉस बना करके देखें थैलेसीमिया में, ठीक है, तो थैलेसीमिया के केस में क्या होगा कि अगर नॉर्मल फीमेल है और डिजीज्ड मेल है, ठीक है, तो क्रॉस अगर बनाएंगे तो एक्स टी, ठीक है, तो इसमें भी 2:2 का रेशियो, 2 कैरियर फीमेल्स और 2 नॉर्मल मेल्स इसमें हमको मिलेंगे अगर नॉर्मल फीमेल है और डिजीज्ड मेल है तो, ठीक है। अब अगर इसको हम लोग उल्टा कर दें, डिजीज्ड फीमेल एंड नॉर्मल मेल, ठीक है,
इसमें भी हमको 2:2 का रेशियो मिलेगा, 2 हमको कैरियर फीमेल्स मिलेंगी और 2 डिजीज्ड मेल्स मिलेंगे। ठीक है। अब अगर दोनों ही पेरेंट्स डिजीज्ड हों तब ठीक है, दोनों ही पेरेंट्स अगर डिजीज्ड हों तो क्या होगा, फिर अगेन 2:2 का रेशियो मिलेगा हमको। कैसे? 2 डिजीज्ड फीमेल्स और 2 डिजीज्ड मेल्स। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या बोला कि होमोजाइगस कंडीशन में ये जो डिजीज़ है ये इतना ज़्यादा हार्मफुल होता है कि फेटल होता है, मतलब पर्सन की डेथ ही हो जाती है। तो ये जो दोनों फीमेल्स बनेंगी ना, ये फीटल स्टेज में ही इनकी डेथ हो जाएगी, मतलब कि ये पैदा होने से पहले ही मदर के यूट्रस के अंदर ही इनका डेथ जो है हो जाएगा। मतलब अल्टीमेटली दीज organisms or these individuals they will die through an abortion in the fetal stage only। तो अगर डिजीज्ड फीमेल्स हैं तो डिजीज्ड फीमेल्स पैदा होने के पहले ही उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है। और अगर डिजीज्ड मेल्स हैं वो सरवाइव तो कर जाएंगे लेकिन उनको टाइम टू टाइम जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ जाएगी। ठीक है। तो इस तरीके से जो है थैलेसीमिया का इनहेरिटेंस होता है। ठीक है। इसके बाद हम लोगों को और 2-3 जेनेटिक डिजीज़ेज़ हैं जिनके बारे में स्टडी करना है। इन डिजीज़ेज़ को हम लोग बोलते हैं मेंडेलियन डिजीज़ेज़। ठीक है। मेंडेलियन डिजीज़ेज़ क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये भी जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, ये भी सेक्स क्रोमोसोम से एसोसिएटेड नहीं होते हैं, लेकिन इनका जो इनहेरिटेंस है, ठीक है, इनका जो इनहेरिटेंस है वो मेंडलिज्म के पैटर्न को फॉलो करता है। ठीक है। तो बेसिकली इनको हम लोग डिजीज़ेज़ नहीं बोल करके इनको हम लोग ज़्यादातर सिंड्रोम्स कहते हैं। ठीक है। तो इनको हम लोग अगर देखें तो नॉर्मली क्योंकि ये क्रोमोसोम से एसोसिएटेड है तो इनको हम लोग कहते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। These are known as क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। ठीक है। अब ये जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स होते हैं, ठीक है, ये हम लोगों को 2-3 टाइप के पढ़ने हैं। हम लोगों को पढ़ना है डाउन सिंड्रोम, हम लोगों को पढ़ना है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम और हम लोगों को पढ़ना है टर्नर्स सिंड्रोम। ठीक है। 3 तरीके के सिंड्रोम हैं। डाउन्स सिंड्रोम, दूसरा है टर्नर्स सिंड्रोम और तीसरा है क्लाइनफेल्टर्स सिंड्रोम। ठीक है। अब ये जो तीनों सिंड्रोम्स होते हैं ये बेसिकली किस वजह से होते हैं कि क्रोमोसोम्स के अंदर जब क्या कहना चाहिए मियोसिस होता है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन होता है, तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद भी क्या होता है कि दोनों पेरेंट्स के जो क्रोमोसोम्स हैं वो जब तक मर्ज नहीं होंगे तब तक हम लोग फर्टिलाइजेशन को सक्सेसफुल नहीं मानते। ठीक है। अब कई बार क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन होने के टाइम पे जब दोनों पेरेंट्स के क्रोमोसोम आपस में मर्ज करने वाले होते हैं उस टाइम पे वहाँ पर दोबारा से साइनेप्सिस फॉर्मेशन होता है, काइज़मेटा फॉर्मेशन होता है, सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है। तो जब साइनेप्सिस फॉर्मेशन और काइज़मेटा फॉर्मेशन होता है, अगर उस टाइम पे कभी ऐसा हो कि क्रोमोसोम का कोई सेगमेंट ठीक से अटैच नहीं हो पाया या ठीक से सेपरेट नहीं हो पाया, तब उस केस में क्या होता है कि जेनेटिक डिजीज़ेज़ जो है या क्रोमोसोमल डिजीज़ेज़ जो है वहाँ से ओरिजिनेट होती हैं। क्योंकि जब साइनेप्सिस फॉर्मेशन होता है, काइज़मेटा फॉर्मेशन होता है, ठीक है, सारे क्रोमोसोम्स आपस में मिक्स होते हैं, अगर उस टाइम पे प्रॉपर मिक्सिंग नहीं हुई या प्रॉपर सेपरेशन नहीं हुआ तब फिर जो है कई बार क्या होगा कि सपोज एग्जांपल देती हूँ, ये 2 क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, ये दोनों क्रोमोसोम्स को आपस में एक दूसरे से मिक्स होना है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, इस तरीके से साइनेप्सिस और काइज़मेटा फॉर्मेशन होगा।
ठीक है। आपका ये क्या हुआ, ये आपका काइज़मेटा हुआ, ठीक है। और यहाँ पे ये जो जंक्शन है इसको साइनेप्सिस बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो कई बार मिक्स होने के बाद में अगर प्रॉपर सेपरेशन ना हो, ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि एक क्रोमोसोम के पास एक्स्ट्रा सेगमेंट आ जाए और एक क्रोमोसोम जो है उसके पास सेगमेंट जो है वो कम आए, इस तरीके से, ठीक है। तो ये कम ज़्यादा कभी हो जाता है कि मतलब एडिशन हो गया या सब्सट्रैक्शन हो गया क्रोमोसोम्स के नंबर में या क्रोमोसोम्स के एडजस्टमेंट में या अटैचमेंट में, उस केसेस में ये जो क्रोमोसोमल डिजीज़ेज़ हैं ये बेसिकली होते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं डाउन सिंड्रोम को, ठीक है। डाउन सिंड्रोम जो होता है वो कैसे होता है, वो होता है 21st क्रोमोसोम के ट्राइसोमी से, ठीक है। डाउन सिंड्रोम जो है 21st क्रोमोसोम के ट्राइसोमी से होता है, ठीक है। ट्राइसोमी कहने का मतलब क्या है, अब 21st क्रोमोसोम तो समझ गए, ठीक है। हमारे पास 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम है, ठीक है। तो उसमें से जो 21st क्रोमोसोम होगा उसमें ट्राइसोमी होता है। ट्राइसोमी कहने का मतलब क्या है कि अब मैं तुम लोग को हैप्लॉइड डिप्लॉइड समझाती हूँ। हैप्लॉइड को हम लोग N से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। डिप्लॉइड को हम लोग 2N से रिप्रेजेंट करते हैं। ट्रिप्लॉइड को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे 3N से, ठीक है। अब यहाँ पे ट्राइसोमी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। ट्राइसोमी में N+1 हो जाता है। ट्राइसोमी में क्या हो जाता है, N+1, ठीक है। तो 21st क्रोमोसोम जो है वो जब हैप्लॉइड कंडीशन में रहेगा, ठीक है, हैप्लॉइड कंडीशन में रहने पर जब उसमें एक एक्स्ट्रा सेट ऑफ क्रोमोसोम ऐड हो जाएगा तब उसको हम लोग बोलेंगे ट्राइसोमी। हैप्लॉइड कंडीशन में जब एक एक्स्ट्रा सेट ऑफ क्रोमोसोम आकर के ऐड ऑन हो जाएगा तब उसको हम लोग बोलेंगे ट्राइसोमी, ठीक है। तो डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, 21st क्रोमोसोम में ट्राइसोमी हो जाता है और क्या होगा, आपका N+1 हो जाता है। तो ये हैप्लॉइड कंडीशन में है। अगर इसी को हम लोग डिप्लॉइड कंडीशन में एक्सप्लेन करने के लिए जाएं तो ये हो जाएगा आपका 2N+1, ठीक है। तो नॉर्मली हमारे बॉडी के जितने सेल्स होते हैं वो डिप्लॉइड कंडीशन में रहते हैं। तो डिप्लॉइड कंडीशन में अगर हम लोग देखें तो 21st क्रोमोसोम में 2N+1 हो जाता है, तब उस कंडीशन को हम लोग ट्राइसोमी बोलते हैं, ठीक है। अब अगर किसी पर्सन को डाउन सिंड्रोम हो गया, ठीक है, तो उसके बॉडी में कैरेक्टरिस्टिक अपीयरेंस जो है वो हमको दिखता है। तारे ज़मीन पर मूवी देखी है, उसका जो टाइटल सॉन्ग था तारे ज़मीन पर, जिसमें जो स्पेशल नीड्स वाले बच्चे हैं डांस कर रहे होते हैं, वो जो बच्चे हैं उनका अपीयरेंस याद करो। शरीर मोटा, थुलथुला, ठीक है, चेहरा एकदम गोल, ठीक है, गाल भरे हुए, उनकी आँखों के जो आईलिड्स होते हैं वो छोटे छोटे आईज होते हैं उनके एक तो, और आईलिड्स भी जो है ऐसा लगता है उनके आईलिड्स को देख करके जैसे अब भी सो के उठे हैं, एकदम मोटे मोटे भारी आईलिड्स होते हैं, ठीक है। नाक छोटी होती है, ठीक है, उनका माउथ जो है बड़ा होता है, जीभ बहुत लंबी होती है, ठीक है, जीभ जो है बहुत लंबी होती है, ठीक है। उसके अलावा उनके जो फिंगर्स होते हैं, हाथ और फिंगर्स होते हैं, हथेली बहुत चबी होता है, उनकी हथेलियाँ मोटी होती हैं, फिंगर्स भी छोटे और मोटे होते हैं, ठीक है। पैर के जो पंजे होते हैं वो भी ऐसे ही बहुत चबी होते हैं और पैर के फिंगर्स जो हैं वो भी मोटे रहेंगे, ठीक है। उसके अलावा उनका जो मेंटल डेवलपमेंट होता है वो प्रॉपर नहीं होता है, ठीक है। मेंटल डेवलपमेंट उनका सीवियरली अफेक्ट करता है और उनका जो मेंटल एज होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा 8 या 9 साल के बच्चे जितना ही डेवलप होता है, उससे आगे उनका मेंटल डेवलपमेंट जो है नहीं होता, ठीक है। उसके अलावा उनको स्पीच में, बोलने में प्रॉब्लम आती है। हम लोग जैसे क्लियरली बात करते हैं वो लोग वैसे बात नहीं कर पाते हैं। कई जो बच्चे होते हैं वो फिर भी थोड़ा बहुत लैंग्वेज जो है उसको, मतलब अगर बहुत स्पीच थेरेपी वगैरह कराई तो थोड़ा बहुत बोलना सीख जाते हैं, लेकिन जिनको स्पीच थेरेपी ना करवाई जाए, ठीक है, वैसे बच्चे जो हैं वो बिल्कुल भी बोल नहीं पाते, उनको लैंग्वेज का कोई मतलब
अंडरस्टैंडिंग ही नहीं होता, उनकी अपनी ही एक लैंग्वेज होती है। ठीक है, जैसे मेरे ही घर के सामने बता रही हूँ मैं, एक बच्चा था मेरे ही एज का, ठीक है, मतलब मैं अगस्त बॉर्न हूँ एंड ही वाज अक्टूबर बॉर्न, ठीक है, ज़्यादा एज डिफरेंस नहीं था, 1 या 1.5 महीना, बड़ी मुश्किल से, ठीक है। तो उसकी और मेरी एज एक समान है, ठीक है, लेकिन आज अगर मैं उसको अपने बगल में खड़ी करूँ तो इतनी उसकी हाइट है, ठीक है, उसका मेंटल डेवलपमेंट हुआ नहीं है, उसकी लैंग्वेज डेवलप नहीं हुई है, जो फेशियल फीचर्स मैंने बताए एग्जैक्टली वैसे ही फेशियल फीचर्स हैं उसके, और जिनको डाउन सिंड्रोम होता है उनके माउथ से, उनके मुंह से हमेशा लार बहते रहती है, हमेशा लार बहते रहती है, ठीक है। अब क्योंकि उनकी जीभ लंबी होती है, जीभ लंबी होने की वजह से एक्चुअली उनका स्पीच में प्रॉब्लम आता है, ठीक है, और उसकी स्पीच मतलब इतनी ज़्यादा डिस्टॉर्टेड है, जैसे मेरे घर का नाम अनु है तो वो मुझको नू बोलता है, वो अ बोल ही नहीं पाता, मुझको नू बोलता है। मेरी सिस्टर का नाम अमृता है घर का, तो उसको पत्ता बोलता है, उसको अमृता का मतलब मीनिंग वो कैसे प्रोनाउंस करेगा उसको आता ही नहीं है वो, तो वो अमृता को पत्ता बोलता है, ठीक है। उसकी खुद की सिस्टर्स है, ठीक है, एक का नाम चिंकी है तो उसको चीकी बोलता है, एक का नाम रीता है तो उसको ईटा बोलता है। तो सपोज करो उसकी मतलब समझो उसकी लैंग्वेज की कितनी ज़्यादा इशू है, कितनी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं ये आपको किसके ऊपर दिखेंगे, डाउन सिंड्रोम के पेशेंट्स के ऊपर आपको जनरली देखने के लिए मिलता है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं टर्नर सिंड्रोम पे। ठीक है, टर्नर्स सिंड्रोम जो है इसमें क्या होता है, सेक्स क्रोमोसोम का नंबर चेंज होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, सेक्स क्रोमोसोम का नंबर चेंज हो रहा है टर्नर्स सिंड्रोम में, ठीक है। तो सेक्स क्रोमोसोम का नंबर चेंज होने की वजह से एबनॉर्मेलिटीज आती, तो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 44 प्लस एक्स एंड ओ, ठीक है। वी विल रिप्रेजेंट दिस एज 44 प्लस एक्स ओ, ठीक है। तो सेक्स क्रोमोसोम में बेसिकली प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या देख रहे हो आप लोग कि एक ही एक्स है, यहाँ पे दूसरा मैंने ओ या 0 लिखा है, ना ही दूसरा एक्स है ना ही दूसरा वाई है। मतलब बेसिकली क्या हो रहा है कि एक सेक्स क्रोमोसोम जो है वो लॉस्ट हो जाता है, एक एक्स क्रोमोसोम क्या हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है, गायब हो जाता है, ठीक है, जिसको कि हम लोगों ने 0 से रिप्रेजेंट किया है बिकॉज इट विल गेट लॉस्ट, ठीक है। तो ऐसा इंडिविजुअल जिसको टर्नर सिंड्रोम है वो क्योंकि एक क्रोमोसोम लॉस्ट हो गया है लेकिन एक क्रोमोसोम उसके पास है, तो वो फिनोटिपिकली क्या होगा, वो फिनोटिपिकली फीमेल ही काउंट किया जाएगा। क्योंकि अगर वाई क्रोमोसोम होता तो वाई क्रोमोसोम के होने या ना होने से बेसिकली सेक्स डिसाइड होता है यहाँ पे, है ना। तो एक एक्स उसके पास है तो उसको बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग फिनोटिपिकली क्या मानते हैं कि ऐसा इंडिविजुअल फिनोटिपिकली फीमेल है, ऐसा माना जाता है, ठीक है। अब इसका इफेक्ट जो है वो बेसिकली हो कैसे रहा है, मतलब ये इफेक्ट प्रोड्यूस कैसे हो रहा है, ठीक है। इसमें फ्यूजन ऑफ गैमीट्स होता है विथआउट सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। फ्यूजन ऑफ गैमीट्स अगर सेक्स क्रोमोसोम के बिना हो रहा है, मतलब गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे ही अगर सेक्स क्रोमोसोम जो है वो गैमीट के अंदर आ ना सके, ठीक है, अगर ऐसे गैमीट का फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है, तब जो है टर्नर सिंड्रोम होता है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली अगर हम लोग ऐसा मान के चलें कि A प्लस O का क्रॉस जो है A प्लस एक्स के साथ में हो रहा है, ठीक है, देन इस केस में क्या होता है, देन इस केस में पर्सन को टर्नर सिंड्रोम जो है वो होगा, ठीक है। तो अगर हम लोग एग्जाम्पल वाइज ले लें कि कोई डेफिशिएंट एग है, ठीक है, एग जो है वो डेफिशिएंट है, वो प्रॉपरली बना नहीं है, ठीक है। और अगर हम लोग गाइनोस्पर्म के बारे में बात करें, मतलब कि एग जो है वो बना है लेकिन डेफिशिएंट बना है, ठीक है, मतलब उसमें एक्स क्रोमोसोम नहीं है, ठीक है। और नॉर्मल स्पर्म का फ्यूजन अगर ऐसे डेफिशिएंट एग के साथ में होता है तब उस इंडिविजुअल को क्या होगा, टर्नर सिंड्रोम होगा, ठीक है। तो ऐसे केस में क्रोमोसोम नंबर जो है वो 44 प्लस एक्स यानी कि टोटल 45 क्रोमोसोम्स ही हो जाते हैं, जबकि हमारा नॉर्मल क्या है 46 है, ठीक है। तो एक क्रोमोसोम क्योंकि गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे ही लॉस्ट हो चुका है, तो इस तरीके से हम लोगों के पास ऐसे इंडिविजुअल्स के पास सिर्फ
45 क्रोमोसोम्स जो है वही बचे रह जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा पर्सन जिसको कि टर्नर सिंड्रोम है, ठीक है, उसके अंदर क्या क्या सिम्टम्स आपको शो होंगे, उनका हाइट जो है वो शॉर्ट रहेगा, ठीक है, और उनका गला जो है वो प्रॉपर डेवलप नहीं होता, मतलब ऐसे देख के लगता है कि गला और जो कंधा है वो आपस में जुड़ा हुआ है, मतलब सर और गर्दन के बीच में गैप नहीं रहता, गर्दन बिल्कुल गायब होती, तो कुछ इस तरीके का अपीयरेंस जो है वैसा देखने के लिए मिलता है जिनको टर्नर सिंड्रोम होता है, ठीक है। उसके बाद में उनका जो हेयर लाइन होता है, मतलब बालों का जो हेड के ऊपर कवरेज होता है वो भी कम होता है, और पीछे की तरफ से जो उनकी हेयर लाइन होती है वो इतने नीचे नहीं होती है, यहाँ बस ऊपर तक ही रहती है। तो पीछे उनके सर के पीछे ज़्यादा बाल नहीं रहते, सिर्फ हल्का ऊपर तक ही उनके बाल रहेंगे, ठीक है। उसके अलावा जो उनका एल्बो का एंगल है वो इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। जैसे हम लोगों का 90 डिग्री का एंगल बनता है, उनका जो एल्बो है अगर इस तरीके से ओपन करेंगे तो और पीछे की तरफ जाएगा, तो एंगल जो है वो उनके एल्बो का क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो होते हैं उनका डेवलपमेंट लिमिटेड होता है, ठीक है। प्यूबिक हेयर का डेवलपमेंट होना, या ब्रेस्ट का मेमोरी ग्लैंड्स का डेवलपमेंट होना, या जेनाइटल्स का डेवलपमेंट होना जो है वो सब क्या हो जाता है, इम्पेयर हो जाता है, वहाँ पर प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होता। स्मॉल यूट्रस होना, मेंस्ट्रुअल साइकिल का एब्सेंस होना, तो इस तरीके के जो इफेक्ट्स हैं वो शो होते हैं, यानी कि ओवरऑल हम लोग बोले कि ऐसे इंडिविजुअल्स जिनको टर्नर सिंड्रोम है दे आर स्टेराइल, दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस, ठीक है। अब उसके अलावा ये जो टर्नर सिंड्रोम है इसमें भी सब नॉर्मल इंटेलिजेंस होता है, मतलब कि मेंटल डेवलपमेंट जो है यहाँ पर भी इफेक्ट होगा, ठीक है। तो ये जो सिम्टम्स हैं किसके हैं, टर्नर सिंड्रोम के हैं। एंड फाइनली हम लोग आते हैं क्लाइनफेल्टर्स सिंड्रोम पे। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जो है ये बेसिकली फिनोटिपिकली मेल होते हैं, जैसे कि टर्नर्स में फिनोटिपिकली फीमेल थे, क्लाइनफेल्टर्स में इंडिविजुअल्स क्या होंगे, फिनोटिपिकली मेल होंगे। और इसमें कैसा होगा, 44 प्लस XXY या फिर 44 प्लस XXY, इस तरीके का कॉम्बिनेशन निकल के आता है, मतलब एक्स क्रोमोसोम्स जो है वो क्या हो जाते हैं, एक्स्ट्रा हो जाते हैं, ठीक है। तो वाई क्रोमोसोम होने की वजह से फिनोटिपिकली तो मेल होता है, लेकिन अगेन डिफरेंट कैरेक्टर्स जो हैं वो यहाँ पे डेफिनेटली एक्सप्रेस होते हैं। तो 44 प्लस या तो XXY या फिर 44 प्लस XXY हो जाता है, ठीक है। तो फिनोटिपिकली मेल होते हैं ये, ठीक है। और ये डिफेक्ट प्रोड्यूस क्यों होता है, क्योंकि एग का फ्यूजन जो है वो अनरिड्यूस्ड सेक्स कॉम्प्लीमेंट के साथ में होता है, ठीक है। अनरिड्यूस्ड सेक्स कॉम्प्लीमेंट कहने का मतलब क्या है कि अगर A प्लस XX है, ठीक है, इसका क्रॉस अगर A प्लस XY के साथ में हो जाए, ठीक है, A प्लस XY के साथ A प्लस XX का क्रॉस हो जाए तो फिर क्या होगा, इस तरीके का कंडीशन आपको देखने के लिए मिलेगा। मतलब इसमें अगर सिंपल लैंग्वेज में मैं समझाऊं तो गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे क्या होता है, जैसे फीमेल्स में कायदे से नॉर्मली एक्स क्रोमोसोम्स को सेपरेट आउट होना चाहिए और दो अलग अलग गैमीट्स में जाना चाहिए, वहाँ पे एक्स क्रोमोसोम का सेपरेशन नहीं होता है। तो गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे 2 एक्स क्रोमोसोम एक साथ एक ही एग के अंदर आ जाता है, ठीक है। तो जब गैमीट फॉर्मेशन में 2 एक्स क्रोमोसोम एक साथ एक ही एग के अंदर आ रहे हैं और ऐसे एग में अगर एक और एक्स और वाई जुड़ जाए, ठीक है, तब फिर जो इंडिविजुअल बनता है उसको क्या होगा, क्लाइनफेल्टर्स सिंड्रोम होगा, ठीक है। तो क्लाइनफेल्टर्स सिंड्रोम जो है इसके जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो 47-48 तक चले जाते हैं, ठीक है। क्रोमोसोम का नंबर 47-48 क्रोमोसोम्स तक चले जाता है। और सिम्टम्स क्या होते हैं, बहुत लंबे पैर होते हैं ऐसे इंडिविजुअल्स के, दे हैव लॉन्ग लेग्स एंड दे हैव लेस हेयर, बॉडी हेयर बहुत कम होता है ऐसे लोगों के बॉडी में, ठीक है। उसके बाद स्टेरिलिटी होती है, ऐसे लोग स्टेराइल होते हैं, दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस, ठीक है। उसके बाद रिड्यूस्ड मेंटल इंटेलिजेंस होता है, एबनॉर्मल मेंटल डेवलपमेंट होता है, ठीक है। और
बिकॉज ये फिनोटिपिकली मेल होते हैं, तो फिनोटिपिकली मेल होने के बावजूद भी इनके अंदर बिकॉज एक्स क्रोमोसोम्स एक्स्ट्रा में है, ज़्यादा है, तो ऐसे लोगों के अंदर मेल होने के बावजूद भी ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो जाता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम, ठीक है। मेल होने के बावजूद भी क्या होगा, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा इनको ऑस्टियोपोरोसिस, जो बोन्स के वीक हो जाने का कंडीशन होता है, ऑस्टियोपोरोसिस बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। और क्योंकि इनके अंदर ब्रेस्ट जो है उनका डेवलपमेंट एबनॉर्मली होता है, तो ऐसे लोगों में ब्रेस्ट कैंसर भी डेवलप होता है बहुत कॉमनली, ठीक है। सो दीज आर द सिम्टम्स रिलेटेड टू द क्लाइनफेल्टर्स सिंड्रोम, ठीक है। सो विद दिस टॉपिक वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर, ठीक है। अगर आज जो समझाया समझ नहीं आया तो एक बार और इसको रिवाइज करेंगे, एक बार और इसको रिपीट करेंगे, ठीक है। अदरवाइज पूरे चैप्टर में और कहीं भी कोई डाउट है तो उसको पूछ लेना, और अगर कोई डाउट नहीं है तो हम लोग कल से नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, ठीक है।